इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति या आम बोलचाल की भाषा में कहें तो महंगाई हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। भारत जैसे विकासशील देश में महंगाई विकसित देशों के अनुपात ज्यादा ही रही है और आगे भी इसके ज्यादा ही रहने की आशंका है। समय के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों के स्तर में बढ़ोतरी के कारण पैसे की वैल्यू कम होना ही इन्फ्लेशन होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने साल 2000 में 1 लाख रुपए बैंक के लॉकर में रखे थे तो उन पैसों की कीमत आज की तारीख में 40 से 50% तक कम हो चुकी है। यानी अब आप उससे उतना सामान नहीं खरीद सकते जितना 22 साल पहले खरीद पाते। एक और उदाहरण देती हूँ। स्कूल के टाइम पर जिस दिन मैं लंच लेकर नहीं जाती थी उस दिन 10 रुपए खर्च कर लंच में समोसा और ब्रेड पकौड़ा खाती थी, लेकिन आज की तारीख में 10 रुपए में ना तो ब्रेड पकौड़ा मिलेगा और ना ही समोसा, और ये हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। आमतौर पर हमारे देश में इन्फ्लेशन की दर 4 से 7% रहती है और कभी कभार ये 8 से 12% तक भी जा चुकी है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई का सीधा असर हमारी जेबों पर पड़ता है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि हमारी इनकम महंगाई दर से ज्यादा तेजी से बढ़े। इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सामान्य आमदनी वाला मिडिल क्लास आदमी महंगाई से मुकाबला कर सकता है और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकता है। इस वीडियो को बनाने में हमारा साथ दिया है ग्रो ऐप ने। महंगाई से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी आमदनी हर साल इन्फ्लेशन की तुलना में तेजी से बढ़नी चाहिए। जी हाँ, जैसे आजकल मकान मालिक किराए पर घर देते समय ही बता देता है कि हर साल किराया 10% बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ आमदनी बढ़ने से काम नहीं चलने वाला। इसके लिए जरूरी है कि आप हर महीने बचत के साथ साथ निवेश भी करें, तब कहीं जाकर आप महंगाई को मात दे पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए अभी आपकी इनकम बहुत कम है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने होंगे। सेविंग और इन्वेस्टमेंट जरूरी है, ये मान लिया, लेकिन कितना करें? तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है 50-30-20, यानी टैक्स के बाद अपनी कमाई का 50% जरूरतों पर, 30% ख्वाहिशों पर और 20% बचत में लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि महंगाई बढ़ना तो तय है। अब सवाल उठता है कि इन्वेस्टमेंट कब शुरू करें? तो एक कहावत है ना कि नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं उतनी जल्दी, क्योंकि आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे आपको कंपाउंडिंग का फायदा उतना ज्यादा मिलेगा। अब आप पूछेंगे भाई कंपाउंडिंग क्या होता है? तो ये भी समझा देते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राम और श्याम। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े और पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों एक ही कंपनी में 15,000 रुपए महीने सैलरी पर जॉब करने लगे। राम ने अपनी सैलरी के 20% हिस्से को SIP में लगाना शुरू कर दिया, यानी 22 साल की उम्र से ही 3,000 रुपए की मंथली म्यूचुअल फंड SIP उसने शुरू कर दी। पर श्याम को लगा 15,000 रुपए की इनकम में कितना ही निवेश किया जा सकता है, और उसने 8 साल बाद यानी 30 साल की उम्र में 6,000 रुपए की SIP से अपनी निवेश यात्रा शुरू की। राम की SIP से दुगनी रकम। 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट आते आते राम का कुल निवेश हुआ 13.68 लाख और श्याम का कुल निवेश हुआ 21.60 लाख। राम के निवेश के 1.5 गुना से भी ज्यादा। पर अगर हम मान लें कि दोनों को बराबर 12% सालाना का रिटर्न मिला तो राम के 13.68 लाख बन जाएंगे 2.8 करोड़ और श्याम के 21.60 लाख बन जाएंगे 2.1 करोड़। यानी श्याम की तुलना में 1/3 कम पैसा लगाने के बाद भी राम ने उससे 1/3 ज्यादा पैसे कमाए। और ऐसा हुआ क्योंकि राम ने लंबी अवधि यानी ज्यादा टाइम के लिए निवेश किया, जिसके चलते उसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट ने जो पैसा कमाया उस पैसे को भी और पैसे कमाने का मौका मिला। अंग्रेजी में इसी पैसे से पैसे बनाने को कंपाउंडिंग कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे, भले ही कम अमाउंट इन्वेस्ट करें, लेकिन जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे आपकी फाइनेंशियल गोल्स के लिए ये उतना ही बेहतर होगा। अब बात करते हैं हमारे वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से की, यानी कहां पर इन्वेस्ट करें। क्योंकि आपने बचत करनी शुरू कर दी, निवेश का इरादा भी है, लेकिन यही नहीं पता कि पैसे लगाएं कहां। इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। एक कहावत है नो रिस्क नो गेन, और निवेश की दुनिया में ये कहावत एकदम सटीक बैठती है। यानी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। जब आप अपने पैसों की बैंक में FD करते हैं तब आपको पहले दिन से पता होता है कि 3, 5, 10 साल बाद आपका बैंक आपको पैसा 3 से 5% ब्याज के साथ वापस दे देगा। पर अगर यही पैसा शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो आपकी कमाई मार्केट के हाल पर डिपेंड करेगी।
जी हाँ, अगर मार्केट किसी साल धड़ाम से नीचे गिरा तो हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ने के बजाय घट जाए। दूसरी बात यह कि क्या आप सालों साल लगातार इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। राम और श्याम ने अपनी उम्र के 38 और 30 साल लगातार हर महीने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट किया। इस बीच किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम या जरूरत के कारण उन्होंने अपनी एसआईपी नहीं रुकवाई। इन दो बातों के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह का निवेश करना है, क्योंकि अब हम आपको निवेश करने के अलग अलग तरीके बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि वो क्या चीजें हैं जिन पर निवेश करने से पहले आपको विचार करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट की। फिक्स्ड डिपॉजिट का नाम आपने बचपन से अपने घरों में जरूर सुना होगा। हमारे नाना नानी, मम्मी पापा सभी का फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, पैसा डूबने का कोई चांस नहीं होता है, यानी कि रिस्क फ्री ये होता है। लेकिन इसमें रिटर्न बेहद मामूली मिलता है। आज की तारीख में एफडी पर 4 से 6% का रिटर्न मिलता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि एफडी इन्फ्लेशन को मात करने वाली स्कीम नहीं है, क्योंकि सरकारें एफडी पर ब्याज इन्फ्लेशन से थोड़ा कम ही देती हैं। तो आखिर इसमें इन्वेस्ट करें क्यों? एक्सपर्ट्स का कहना है क्योंकि एफडी में फिक्स्ड रिटर्न मिलता है और एफडी आपके पैसे को सुरक्षित रखती है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने 6 महीने के खर्च के बराबर की राशि को एफडी में डालकर रखना चाहिए। ऐसी धनराशि को इमरजेंसी फंड कहा जाता है, ताकि भगवान ना करे लेकिन अगर कभी जिंदगी में आपको कोई दिक्कत आ जाए या आपकी नौकरी चली जाए या कोई और फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए जिसकी वजह से आप काम पर ना जा पाएं, तो कम से कम 6 महीने आप अपनी एफडी तोड़कर आराम से ऐसी परिस्थिति को पार कर पाएंगे। तो एफडी को एक तरीके का बीमा मानना चाहिए जो आप खुद के लिए कर रहे हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को शुरू करने से पहले हर व्यक्ति को एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। अब बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी शब्द का हिंदी में अर्थ होता है हिस्सेदारी। जब देश की बड़ी कंपनियों को अपने कारोबार को बढ़ाना होता है तो ज्यादातर कंपनियां शेयर मार्केट में कदम रखती हैं और तब करोड़ों निवेशकों को मौका मिलता है कि वो कुछ पैसों में इन कंपनियों के एक छोटे से भाग को खरीद सकें। इस उम्मीद से कि जैसे जैसे इन कंपनियों का व्यापार बढ़ेगा वैसे वैसे उनके शेयर की कीमत भी बढ़ेगी। जहां शेयर मार्केट में बहुत लोगों ने अनगिनत पैसा कमाया है, वहीं बहुतों ने पैसा लुटाया भी है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, पर उसके लिए आपको मार्केट, इंडस्ट्री और जिन कंपनियों के शेयर्स में आप निवेश कर रहे हैं उनके बिजनेस को समझना बेहद जरूरी होगा। हालांकि वो बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बिना रिसर्च किए दूसरों की बात सुनकर आनन फानन में स्टॉक्स खरीदना आपकी आर्थिक सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। पर एक तरीका और है शेयर मार्केट से कमाई का। सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से वो इंसान भी पैसा कमा सकता है जिसे शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा पता ना हो, और वो तरीका है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड, जैसे हमने पहले बताया कि शेयर मार्केट में अच्छी रिसर्च करके निवेश करने से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। इसी सिद्धांत को लेकर बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियां ऐसे लोगों की टीम बनाती हैं जिन्हें रिसर्च करने का और बिजनेस को समझने का अच्छा अनुभव है और इसमें उनकी रुचि भी है। इन लोगों का एक ही काम है कि पूरे साल मार्केट पर नजर रखो, अच्छी कंपनियों निवेश के अवसर ढूंढो और करोड़ों निवेशकों की पूंजी को निवेश करो। ये फंड मैनेजर सिर्फ इक्विटी ही नहीं बल्कि दूसरे एसेट क्लासेस में भी इन्वेस्ट करते हैं और अपने निवेशकों को बेहतर रिटर्न्स दिलाने की कोशिश करते हैं। पिछले 10 सालों में करोड़ों लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है, जिसके कारण फिलहाल हमारे देश में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होने वाली धनराशि 2012 के मुकाबले 5 गुना हो गई है, क्योंकि बाजार में बहुत तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं और उन पर मिलने वाले रिटर्न्स भी अलग अलग होते हैं। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि कैसे एक अच्छा म्यूचुअल फंड वो है जो 5 साल या 10 साल में निफ्टी के रिटर्न से बेहतर रिटर्न दे पाए। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, जो देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियों के शेयर्स का समूह है, उसने निवेशकों को पिछले 20 सालों में औसतन हर साल 12 से 15% रिटर्न दिए हैं। इसमें ध्यान रखिए कुछ ऐसे भी साल रहे जब निफ्टी के रिटर्न्स इस रेंज से काफी नीचे रहे और कुछ साल ऐसे रहे जब रिटर्न्स इनसे काफी ऊपर रहे। चूंकि शेयर बाजार ऊपर नीचे चलता रहता है, सीधा नहीं चलता, इसलिए जानकार यहाँ पैसे कमाने के लिए बाजार की चाल की परवाह किए बिना लंबे समय तक इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की। अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में कहा जाता है कि हमारे देश में प्रॉपर्टी के रेट हमेशा ऊपर ही गए हैं, लेकिन ऐसा
जरूरी नहीं है। प्रॉपर्टी में निवेश भी लंबे टाइम के लिए होता है और साथ ही किसी भी प्रॉपर्टी को मनचाहे दाम में बेचना बहुत आसान नहीं होता। कई बार किसी प्रॉपर्टी को बेचने में सालों लग जाते हैं, इसलिए अगर आपको पैसों की तुरंत ज़रूरत हो तो प्रॉपर्टी को बाजार से कम दाम पर बेचने या प्रॉपर्टी को गिरवी रखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। अगर आप किसी सोसाइटी में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी की कीमत के अलावा हर साल रखरखाव यानी मेंटेनेंस पर भी खर्च करना होता है। उसके ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स तो है ही। प्रॉपर्टी में लोकेशन और किस्मत का बड़ा खेल होता है, इसलिए 10 साल में प्रॉपर्टी मार्केट ने औसतन कितने रिटर्न दिए हैं बताना बेहद मुश्किल है। अगर आप कुछ लोगों से पूछे तो वे कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, वहीं कुछ कहेंगे कि उनकी प्रॉपर्टी की कीमत दोगुनी हो गई। 2010 से 2020 के बीच औसतन प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश करने वाले लोग निराश ही हुए हैं। 2020 में कीमतें कोविड के डर से और कम हो गई थी और उसके बाद एक बार फिर जब दुनिया वापस नॉर्मलसी की तरफ जाने लगी तब से प्रॉपर्टी की कीमतों में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है और किराए में भी इजाफा हुआ है। हालांकि अगर हम भारत की रेंटल यील्ड की बात करें तो वो भी बहुत कम है, इसलिए हमारे देश में भी प्रॉपर्टी ज्यादातर लोगों के लिए एक व्यवहारिक निवेश नहीं है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड की। इन्वेस्टमेंट की बात हो तो हमारे देश में सोने को सबसे शानदार निवेश माना जाता है। सोने की कीमत वैसे तो हमेशा ऊपर नीचे जाती रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोने ने निवेशकों को फायदा ही पहुंचाया है। जब भी देश या दुनिया में कोई आर्थिक संकट आता है तो आमतौर पर सोने की कीमतों में उछाल देखा जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सालों साल सोने की कीमत में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि आपको अपनी पूरी जमा पूंजी का कम से कम 10% हिस्सा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आमतौर पर हमारे देश में सोने को लोग आभूषणों के रूप में खरीदते हैं, जिनमें मेकिंग चार्जेस के कारण सोने की मूल कीमत के अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, जो निवेशक के तौर पर सीधा आपके मुनाफे पर चोट करता है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो आज की तारीख में आरबीआई द्वारा इशू किए जाने वाले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स सोने में निवेश करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसमें 8 साल का लॉक इन होता है और सोने की बढ़ती कीमत के साथ साथ हर साल 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। इसके अलावा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर मिलने वाले मुनाफे पर सरकार की तरफ से टैक्स में भी छूट मिलती है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 25 सालों में गोल्ड ने हर साल औसतन 9.4% रिटर्न्स दिए हैं, पर बीते 10 सालों में सोने ने औसतन 5.4% रिटर्न ही दिए। जानकार कहते हैं कि हर व्यक्ति के पोर्टफोलियो का लगभग 10 से 15% भाग सोने में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं लिक्विड फंड और डेट फंड की। हर एक की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हमें कम टाइम में ज्यादा पैसा इकट्ठा करना होता है, जैसे हायर एजुकेशन, गाड़ी, शादी, फॉरेन ट्रिप। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपको गाड़ी खरीदनी है पर आपको आपकी पसंद का मॉडल नहीं मिल रहा है और हो सकता है आपको उसमें 3 महीने लगे या 9 महीने भी लग सकते हैं। अब इतने कम टाइम के लिए पैसे निवेश करने के लिए लिक्विड फंड एक अच्छा निवेश ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको लगभग एफडी या उससे कम रिटर्न मिलेंगे, पर आपको एक छूट है कि 1-2 दिन के अंदर आप अपनी पूरी राशि कभी भी आराम से निकाल पाएंगे। बैंक में सेविंग अकाउंट में आपको इस धनराशि के लिए 2 से 3% ही रिटर्न मिलता है, इसलिए बेहतर है कि आप इस तरह की जरूरतों के लिए जमा किया गया पैसा लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म डेट फंड में निवेश करें। हमने आपको एक मोटा माटी आइडिया दिया इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट का। आपने देखा कि महंगाई को हराने के लिए आपको औसतन हर साल 6 से 8% से अधिक रिटर्न कमाना है और ऐसा करने के लिए एक कारगर उपाय ये रहेगा कि आप अपने अमाउंट का एक अच्छा खासा हिस्सा इक्विटी या शेयर बाजार में इन्वेस्ट करें। इसके लिए या तो आप खुद शेयर्स में निवेश करें या फिर किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल से बताएंगे कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये काम कैसे करते हैं और आपको किस तरह के फंड्स में अपना पैसा लगाना चाहिए। यानी अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अपने पैसे को काम पर लगाना चाहते हैं तो आपको किस तरह की प्लानिंग करनी होगी, सारी डिटेल हम आपको देंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप तक लाने में हमारा साथ दिया है ग्रो ऐप ने। ग्रो की मदद से आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं और हर तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलते हैं, वो भी पूरे एनालिसिस के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सीखते रहें और ग्रो करते रहें। शुक्रिया।